Good morning, friends. Welcome to 7th lecture on business mathematics. We are discussing regarding arithmetic mean. We have discussed how to compute arithmetic mean in case of inclusive series, in case of open-ended series, in case of less than series, in case of more than series, then in case of unequal class interval series. Next, we are discussing regarding some other important complex problem relating to arithmetic mean. Today will be the last class on arithmetic mean. We will discuss in today's session different other aspects related to arithmetic mean. So before discussing other complex aspects on arithmetic mean, let me first share my slides with you. Okay. So this is a slide. Okay, let me share my slides. Right. Insert power. Okay, wait a minute. Okay, friends. So today we'll first discuss regarding combined arithmetic mean. What is combined arithmetic mean? इसको समझाने से पहले मैं आपको बोलूंगा combined arithmetic mean क्या है, कैसे ये combined arithmetic mean निकाला जाता है और ये combined arithmetic mean निकालने की जरूरत क्यों आता है, इसके बारे में पहले बात करेंगे. combined arithmetic mean क्या है? हमको क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में एक ग्रुप ऑफ डाटा देता है, ग्रुप 1 का डाटा दिया है, ग्रुप 1 द डाटा इज गिवन, देन नेक्स्ट अनदर ग्रुप का डाटा देता है, दो ग्रुप का डाटा देता है, ग्रुप 2 का डाटा देता है. तो हमको ग्रुप 1 का डाटा दिया, फिर ग्रुप 2 का डाटा दिया और हमको क्वेश्चन में दे देता है ग्रुप 1 में मीन कितना है और ग्रुप 2 में मीन कितना है. Let's take an example. In your school or in your college, there are two groups of students. Some are boys and some are girls. And in your class, suppose there are 50 boys and there are 30 girls. Okay. And the mean or average weight of boys is 50 kg. And the average weight of girls is 45 kg. Then the question will ask, what is the average weight of the entire class? That means you have to find out the combined mean of the entire group 1 और group 2. ये boys का डाटा दिया हुआ है, ये girls का डाटा दिया हुआ है. आपका क्लास का होल का डाटा आपको निकालना है. तो क्या करता है, कंबाइंड मीन में दो ग्रुप का डाटा देता है, ग्रुप 1 का डाटा देता है, ग्रुप 2 का डाटा देता है. ग्रुप 1 का मीन देता है और ग्रुप 2 का मीन देता है. ग्रुप 1 का मीन को मीन 1 बोला, ग्रुप 2 का मीन को मीन 2 बोला. फिर हम क्या करने को क्वेश्चन बोलता है, पूरा क्लास का मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर एंटायर क्लास का मीन निकालो. एंटायर क्लास को मीन का हम बोलेंगे मीन 1 2 निकालो. मीन 1 2 मीन्स कॉम्बाइंड मीन. इस तरह का अगर डाटा देता है और दो ग्रुप का मीन इंडिविजुअली देता है और ये दो ग्रुप का मीन को हमको इकट्ठा करके टोटल के ऊपर मीन निकालने को बोलता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बाइंड मीन. सो व्हाट इज कॉम्बाइंड मीन, क्लियर? सो कॉम्बाइंड मीन में हमको दो ग्रुप का डाटा देता है, दो ग्रुप का मीन देता है, दो ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देता है और दोनों ग्रुप को हमको मिलाकर एंटायर के ऊपर, टोटल के ऊपर मीन निकालने को बोलता है. इसको बोलते हैं हम कॉम्बाइंड मीन.
ओके, नाउ प्लीज सी, कंबाइंड मीन में हमको याद रखना पड़ेगा, जो दो ग्रुप को आपको कंबाइन करना पड़ेगा वो दोनों ग्रुप रिलेटेड होना चाहिए। अगर दोनों ग्रुप रिलेटेड नहीं है, हम कंबाइन मीन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 must have some relation with each other, then only we can find out combined mean। ऐसा नहीं हो सकता है रेवेंसा कॉलेज का बॉयज का मीन्स दिया हुआ है, आरडी वुमेन्स कॉलेज का गर्ल्स का मीन दिया हुआ है, आपको कंबाइन मीन करना है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये दोनों में रिलेशन कुछ नहीं आता है। अगर कुछ दो ग्रुप देगा, दो ग्रुप के बीच में कुछ रिलेशन है, वो लोग एक क्लास में हैं या एक स्कूल में हैं या एक स्टेट में हैं, अगर कुछ रिलेशन है तो जाकर कंबाइंड मीन निकल सकता है। अगर रिलेशन नहीं है, दोनों ग्रुप को जोड़कर मीन निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो कंबाइंड मीन समझ में आ रहा है? तो कंबाइंड मीन में क्या देता है? आपको दो ग्रुप देता है, दो ग्रुप का इंफॉर्मेशन देता है और दोनों ग्रुप को जोड़कर इकट्ठा मीन निकालने को बोलते हैं कंबाइंड मीन। एग्जाम्पल देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोलता है पहले देखेंगे। द एवरेज मार्क सिक्योर्ड बाय 60 गर्ल्स इज 70 and the average mark of 40 boys is 65। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 60 गर्ल्स दे है, उनका एवरेज दिया हुआ है, 40 बॉयज है, उनका एवरेज दिया हुआ है। फाइंड द कंबाइंड एवरेज मार्क ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टेकन टुगेदर। तो यहां पर सपोज कैसे क्वेश्चन को करेंगे? सपोज मैं लिखा 1 implies गर्ल्स, बेटा गर्ल्स को क्या बोला? 1 बोला। तो 2 implies बॉयज, दो ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप किसका? गर्ल्स का। सेकंड ग्रुप किसका? बॉयज का। अच्छा, द एवरेज मार्क सिक्योर्ड बाय 60 गर्ल्स। कितना गर्ल्स है? 60 है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू N1। कितना है? 60 है। बेटा समझ में आ रहा है? तो N1 क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स 60। सिमिलरली व्हाट इज नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 60। 60 गर्ल्स इज 70। व्हाट इज द मीन? मीन उनका वो गर्ल्स का मीन है मीन 1। कितना है? मीन 1 है 70। सिमिलरली बॉयज को क्या बोलते हैं? 2। तो अगर बॉयज को बोलते हैं कितने बॉयज हैं? 40 बॉयज हैं। तो N2 दिया हुआ है, कितना है? 40। ओके, और वो 40 बॉयज का मीन कितना है? मीन कितना है? एवरेज मार्क 65। मीन 2 दिया हुआ है 65। क्वेश्चन पूछा है दोनों का मिलाकर मीन कितना है? बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर मीन कितना है? ऊपर वाला गर्ल्स का है, नीचे वाला बॉयज का है। गर्ल्स और बॉयज मिलाकर एंटायर क्लास का एवरेज निकाल। तो एंटायर क्लास का एवरेज निकालने को बोलते हैं कंबाइंड मीन। क्या बोलते हैं? कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। कंबाइंड मीन को लिखते हैं मीन 1 2। क्या लिखते हैं? मीन 1 2 दैट इज इक्वल टू कंबाइंड मीन। बेटा कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? मैं वो फॉर्मूला अभी डिस्कस करूंगा तो कंबाइंड मीन समझ में आ जाएगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है कंबाइंड मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला याद रखो, मीन 1 2 इज इक्वल टू N1 प्लस N1 इंटू N1 इंटू N1 इंटू मीन 1 प्लस N2 इंटू मीन 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। बेटा समझ में आ रहा है क्या? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है N1 इंटू मीन 1। N1 मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का नंबर
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मीन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का नंबर, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का मीन, डिवाइड बाई n1 प्लस n2। यहाँ पर n1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में देखो n1 दिया हुआ है, n1 कितना है, n1 है 60, तो दैट इज इक्वल टू ये जो फिगर है इसको लिख देंगे और फॉर्मूला डालेंगे और वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू n1 इंटू मीन वन। n1 बेटा कितना है 60, तो 60 इंटू मीन वन, मीन वन कितना है, मीन वन है 70, प्लस n2, n2 कहां पर, यहाँ पर है, n2 कितना है 40, अच्छा मीन टू कहां पर है, यहाँ पर है 65 इंटू 65, डिवाइड बाय n1 प्लस n2, n1 कितना है, n1 है 60 प्लस n2 कितना है 40, तो हो गया डिवाइड बाय 60 प्लस 40। इसको सॉल्व करेंगे हमारा फिगर आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं वैल्यू कितना आता है, दैट इज इक्वल टू that is equal to 60 प्लस इंटू 70। बेटा 60 इंटू 70 कितना आता है, 60 इंटू 70 आपका आ जाएगा 4200 प्लस, ओके 40 इंटू 65, 40 इंटू 65 आपका कितना आता है, 40 इंटू 65 बेटा 40 इंटू 65 आ जाएगा आपको 2600, डिवाइड बाय 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 मिलकर कितना होता है 100, तो बेटा कितना हो रहा है टोटल 4200 प्लस 2600, 4200 प्लस 2600 इज इक्वल टू 6800, डिवाइड बाय 100 कितना आता है 68, तो आपका मीन 12 आ गया कितना 68, 68 इज योर आंसर। तो आंसर क्या आ गया, मीन 12, what is mean 12, mean 12 means combined mean is equal to 68, this is your answer। बेटा किसको समझ में नहीं है, तो मीन 12 या कंबाइंड मीन में आपको क्या देता है, आपको दो सेट ऑफ डाटा देगा, मीन वन फर्स्ट ग्रुप का मीन देगा, सेकेंड ग्रुप का मीन देगा, फिर फर्स्ट ग्रुप का नंबर देगा, सेकेंड ग्रुप का नंबर देगा, क्वेश्चन पूछेगा ये दोनों नंबर को मिलाकर उस टोटल ग्रुप का एंटायर मीन निकालो, जिसको हम बोलेंगे मीन 12। तो ये कंबाइंड मीन हम देखे कितना केस में, कितने ग्रुप केस में, दो ग्रुप केस में, कभी कभी क्वेश्चन में दो ग्रुप ना देकर तीन ग्रुप भी दे सकता है, नहीं तो चार ग्रुप भी दे सकता है, तो जो होगा उसी हिसाब से फॉर्मूला करेंगे। दो ग्रुप में फॉर्मूला क्या था, n1 इंटू मीन वन, देन n2 इंटू मीन टू, तीन ग्रुप होगा प्लस n3 इंटू मीन थ्री, डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अभी एक प्रॉब्लम करेंगे तीन ग्रुप वाला, दो ग्रुप वाला का फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, n1 प्लस n1 इंटू मीन वन प्लस n2 इंटू मीन टू डिवाइड बाई n1 प्लस n2। अभी हम बताएंगे कंबाइंड मीन कैलकुलेशन इन केस ऑफ थ्री ग्रुप्स, उसका और एक एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो अभी थ्री ग्रुप्स का देखेंगे। बेटा थ्री ग्रुप्स का एक थ्री ग्रुप वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे, द एवरेज वेट ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इज 40 kg। तो कितना क्लास का दिया हुआ है, क्लास 8 का फिगर दिया हुआ है। ओके, क्लास 8 का है, 90 स्टूडेंट्स है और 40 kg है। द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, बेटा क्लास 9 का दिया हुआ है, तो ये क्लास 8 का दिया हुआ है, क्लास 9 का डाटा दिया हुआ है। फिर द एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10,
क्लास 10 का डाटा दिया हुआ है। तो कितने ग्रुप का डाटा दिया हुआ है? 3 ग्रुप का डाटा दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो 3 ग्रुप अगर देता है क्वेश्चन में, 3 ग्रुप्स का देता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अलग हो जाएगा कंबाइन मीन का। क्या फॉर्मूला होगा? तो हमको 3 ग्रुप का कंबाइन करके मीन निकालना है, जिसको हम बोलेंगे मीन 1 2 3। उसका फॉर्मूला है n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 प्लस, अभी यहाँ पर 3 ग्रुप है, प्लस और एक हो जाएगा n3 इंटू मीन 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। बेटा समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला याद रहेगा 3 ग्रुप केस में। 3 ग्रुप केस में फॉर्मूला क्या है? n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 इंटू n3 इंटू मीन 3। अगर ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर 3 ग्रुप है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अभी लिखेंगे 1 रिप्रेजेंट्स व्हिच क्लास? 1 रिप्रेजेंट्स कौन सा क्लास? क्लास 8। ओके। 2 रिप्रेजेंट्स, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास 9। एंड 3 रिप्रेजेंट्स व्हाट? 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास 10। आपको 3 ग्रुप का फिगर दिया हुआ है, फिर ये तीनों ग्रुप को आपको कंबाइन करने को बोलता है। ओके, तो अभी देखेंगे इसको कैसे करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। गिवन, ओके, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में पहले देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है क्या क्या? क्लास 8 का फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द एवरेज वेट ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इज 40 kg। तो कितना स्टूडेंट्स दे? फर्स्ट ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं? 90 स्टूडेंट्स है। तो n1 कितना है? 90 स्टूडेंट्स। n मतलब नंबर, कितने नंबर है फर्स्ट ग्रुप में? क्लास 8 में 90। और उनका मीन कितना है? मीन 1 कितना है? मीन 1 n1 है। मीन 1 उनका है 40 kg। 40 kg। बेटा समझ में आ रहा है? नेक्स्ट n1 गया, नेक्स्ट आ जाएगा क्या? सेकेंड n2। n2 कितना है? n2 मतलब ग्रुप 2, n2 मतलब क्लास 9। क्लास 9 में क्या दिया हुआ है? द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो 60 स्टूडेंट्स है और उनका वेट कितना है? 50 kg है। तो 50 kg है, तो मीन 2 दिया हुआ है 50 kg। नेक्स्ट द एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। 50 स्टूडेंट्स मतलब n3 दिया हुआ है 50, और उनका वेट कितना दिया हुआ है? एवरेज कितना? 60 kg। मीन 3 दिया हुआ है 60 kg। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कंबाइन मीन। कंबाइन मीन मतलब तीनों ग्रुप को मिलाएंगे, तो मीन हो जाएगा मीन 1 2 3। फॉर्मूला डालेंगे मीन 1 2 3 का। मीन 1 2 3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीन 1 2 3 का फॉर्मूला अभी पढ़ाया हूं, n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 प्लस n3 इंटू मीन 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इस क्वेश्चन में ये सारा फिगर को डाल देंगे और वैल्यू निकल जाएगा। n1 कितना है बेटा? n1 है 90 इंटू मीन 1 कितना है? मीन 1 है 40। 90 इंटू 40 प्लस n2 कितना है? n2 है 60 इंटू मीन 2 कितना है? 50 प्लस n3 कितना है? n3 है 50 और मीन 3 कितना है? 60 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 कितना है? 90 प्लस 60 प्लस 50। अभी इसको देखेंगे कितना होता है। फर्स्ट ऊपर में 90 इंटू 40 3600 प्लस 60 इंटू 50 3000 प्लस 50 इंटू 60 3000 डिवाइड बाय 90 60 150 20 150 50 200 दैट इज इक्वल टू कितना आता है? 3000 3000 6000 9600 डिवाइड बाई 200। बेटा कितना आता है? 9600 बाई 200 करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया। 96/2 दैट इज इक्वल टू 48 kg। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कंबाइंड वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स मतलब मीन 1 2 3।
तीन ग्रुप का फिगर देता था, मीन 1 देता था, N1 दिया, मीन 1 दिया, N2 दिया, मीन 2 दिया, N3 दिया, मीन 3 दिया, फिर मीन 1 2 3 या कॉम्बाइंड मीन पूछा। तीनों को यूज करके कैसे कॉम्बाइंड मीन निकाला जा सकता है हम लोग बात की। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाएंगे। ओके, विद दिस वी कंप्लीट कॉम्बाइंड मीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको बोला जाता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। ओके, सो वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सिंपल अरिथमेटिक मीन था। सो सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में अभी थोड़ा बात करेंगे। वेटेड हम बात करेंगे किसके ऊपर, वेटेड अरिथमेटिक मीन। बेटा पहले वेटेड अरिथमेटिक मीन समझने से पहले हमको अभी तक जो अरिथमेटिक मीन पढ़े हैं उसको बोलते हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन, और अभी जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन। अभी वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय वेट। वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब इंपोर्टेंस। वेट का मतलब इंपोर्टेंस। हम जो सिंपल एवरेज अरिथमेटिक मीन या सिंपल एवरेज पढ़े थे वहां पर ऑल आइटम्स आर इक्वली इंपोर्टेंट, but in case of weighted arithmetic mean all items are not equally important, some are more important and some are less important। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन? सिंपल अरिथमेटिक मीन में all items are equally important, but in case of weighted arithmetic mean all items are not equally important। सारा आइटम इक्वली इंपोर्टेंट नहीं है, some are more important and some are less important। बेटा ये इंपोर्टेंट क्या है, मोर इंपोर्टेंट, लेस इंपोर्टेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी एक स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी सुन लो समझ में आ जाएगा। सपोज एक कंपनी में नौकरी निकला है, दो लड़का आया नौकरी देने के लिए। ये नौकरी देने के लिए ये आया है, इसका नाम है राम। राम नौकरी देने के लिए आया, और श्याम और एक लड़का आया, ये भी नौकरी देने के लिए आया है। तो राम आया और श्याम आया, दोनों को क्या किया, राम और श्याम को इंटरव्यू किया गया, उनका रिटिन एग्जाम हुआ। रिटिन एग्जाम में पहले अकाउंटिंग का हुआ और इंग्लिश का, दो पेपर का एग्जाम हुआ। राम अकाउंटिंग में रखा 70 और इंग्लिश में रखा 30। बेटा टोटल के ऊपर कितना रखा, 100। और एवरेज कितना है, मैं पढ़ाया था एवरेज क्या होगा, समेशन x बाई 2 तुमको पता है, दैट इज इक्वल टू 100 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50। राम का एवरेज है 50। तो राम एग्जाम दिया, अकाउंटिंग में 70 रखा, इंग्लिश में 30 रखा, और उसका एवरेज हुआ 50। श्याम भी एग्जाम दिया, श्याम अकाउंटिंग में रखा 30 और इंग्लिश में रखा 70। उसका टोटल कितना हुआ, टोटल है 100, और उसका एवरेज कितना हुआ, उसका एवरेज है 100 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50। अगर हम राम का एवरेज देखें तो 50 है, श्याम का एवरेज देखें तो 50 है। तो हमको पता चल रहा है दोनों लड़का इक्वली कॉम्पिटेंट है अगर सिंपल एवरेज लेते हैं।
समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हम अकाउंटिंग को जितना इंपोर्टेंस दिए, इंग्लिश को उतना इंपोर्टेंस दिए। तो यहाँ का इसका एवरेज 50 है, इसका एवरेज भी 50 है। सपोज नौकरी कौन सा है देखेंगे। सपोज नौकरी आएगा, सपोज नौकरी है अकाउंटेंट पोस्ट। कौन सिलेक्ट होगा बेटा अकाउंटेंट पोस्ट के लिए? तुम बोलोगे सर दोनों को सिलेक्ट कर लो, इसका एवरेज 50 है, इसका एवरेज 50 है। नहीं, तुम बोलोगे सर नहीं नहीं, अकाउंटेंट का नौकरी है तो जो लड़का अकाउंटेंट में ज्यादा रखा है हम उसको लेंगे। फिर बेटा इसका एवरेज 50 है, इसका एवरेज 50 है, लेकिन तुम सिलेक्शन करने के टाइम में किसको रख लेते हो? राम इज सिलेक्टेड। क्यों राम इज सिलेक्टेड? नाउ अकाउंटेंट पोस्ट के लिए तुम किसको इंपोर्टेंस ज्यादा देते हो? तुम इंपोर्टेंस ज्यादा देते हो किसको? अकाउंटिंग पेपर को। और कम इंपोर्टेंस, लेस इंपोर्टेंस किसको देते हो? इंग्लिश पेपर। तो कौन सिलेक्ट हो जाएगा? राम सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों राम सिलेक्ट हो जाएगा? क्योंकि ये दो उनका एवरेज 50 है, लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंस किसका है? अकाउंटिंग पेपर का। किसके लिए? अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। नहीं नहीं, आप बोलेंगे नहीं सर ये नहीं है, पोस्ट अलग निकला है। कौन सा पोस्ट निकला है? कौन सा पोस्ट निकला है? सपोज पोस्ट निकला है टाइपिस्ट का। किसका पोस्ट निकला है? टाइपिस्ट का पोस्ट। बेटा टाइपिस्ट को अकाउंटिंग जानकर क्या करना है, लेकिन टाइपिस्ट को इंग्लिश जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सिलेक्ट हो जाएगा? टाइपिस्ट का पोस्ट होगा, इसका 50 है, इसका 50 है, तो किसको सिलेक्ट कर लेंगे हम? जो इंग्लिश में ज्यादा रखा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो टाइपिस्ट का पोस्ट निकलेगा, हु विल बी सिलेक्टेड? सैम विल बी सिलेक्टेड। क्यों सैम सिलेक्ट होगा? क्योंकि टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए यू गिव मोर इंपोर्टेंस टू इंग्लिश एंड लेस इंपोर्टेंस टू अकाउंटिंग। बेटा समझ में आ रहा है क्या? ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? तो कभी कभी हम जब एवरेज निकालते हैं, सारा आइटम का इंपोर्टेंस एक नहीं होता है। कुछ आइटम मोर इंपोर्टेंट होते हैं, कुछ आइटम लेस इंपोर्टेंट होते हैं। उस टाइम में हम जो एवरेज निकालते हैं वो सिंपल एवरेज नहीं होता है। उस टाइम में जो एवरेज निकालते हैं हम उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कब निकलता है? वेटेड एवरेज तब निकलता है जब सारा आइटम का वेट इक्वल नहीं है। सो वेट मीन्स इंपोर्टेंस नहीं, इक्वल नहीं है। कुछ आइटम्स मोर इंपोर्टेंट है, कुछ आइटम्स लेस इंपोर्टेंट है। उस केस में हम क्या निकालते हैं? वेटेड अरिथमेटिक मीन। ओके, अभी देखेंगे ये वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो देखेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है। बेटा लिखो, weighted arithmetic mean is equal to weighted arithmetic mean। लिखो फर्स्ट पॉइंट, weighted arithmetic mean is computed, weighted arithmetic mean is computed when some items are more important and some items are less important। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? वेटेड अरिथमेटिक मीन को बोलते हैं एक्स बार। वेटेड है इसलिए डब्ल्यू लिख दिए। तो व्हाट इज एक्स बार डब्ल्यू? दैट इज इक्वल टू वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन, समेशन मीन्स टोटल, डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू। बोले सर ये W क्या है? W मीन्स वेट। ओके, W X क्या है? X मीन्स वेरिएबल। सो यहाँ पर X इज इक्वल टू वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स दोज थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड व्हिच चेंजेस।
that is known as variable. Mark is a variable, income is a variable, salary is a variable, okay, expenditure is a variable, saving is a variable, weight is a variable, height is a variable. So these are variables. And w का मतलब क्या है? weight of the variable. तो ये फॉर्मूला डालकर हम क्या कर सकते हैं? वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एक्स डब्ल्यू मीन, वेटेड मीन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू एक्स मतलब डब्ल्यू को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, वेटेड अरिथमेटिक मीन एक ही प्रॉब्लम में निकालेंगे। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू। तो अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं, फिर ये वेटेड मीन अरिथमेटिक मीन आपका क्लियर होगा। एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा प्रॉब्लम को इंसर्ट करता हूं। Okay, we will solve this question. Weighted arithmetic mean. A student has secured 90% in accounting, 95% in business mathematics, 80% in business studies, 75% in costing, and 60% in English. Find out simple arithmetic mean of the marks. बेटा यहाँ पर क्या बदल रहा है? मार्क में बदल रहा है। तो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज इक्वल टू मार्क। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ वेरिएबल को क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहले हमको दिया हुआ है सब्जेक्ट, दिया हुआ है सब्जेक्ट है। ओके, आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है। फिर मार्क से कौन सा वेरिएबल है? मार्क वेरिएबल है। मार्क परसेंटेज में दिया हुआ है, ये वेरिएबल है। और ये वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो सब्जेक्ट कौन कौन सा है? फर्स्ट इज स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड 90% इन अकाउंटिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट इज अकाउंटिंग। उसमें कितना रखा है? उसमें रखा है 90। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? नेक्स्ट सब्जेक्ट इज 95% इन बिजनेस मैथमेटिक्स। सेकंड सब्जेक्ट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, उसमें कितना रखा है? 95। थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है? थर्ड सब्जेक्ट इज 80% इन बिजनेस स्टडीज। थर्ड सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज, उसमें कितना रखा है? उसमें रखा है कितना? बिजनेस स्टडीज में 80% के ऊपर में परसेंटेज लिखा हूं, हर बार परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट 75% इन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का एग्जाम दिया है, कॉस्टिंग कितना रखा है? कॉस्टिंग में रखा है 75। ओके, नेक्स्ट किसमें? एंड 60% इन इंग्लिश। अनदर इज इंग्लिश। इंग्लिश में कितना रखा है? 60। बेटा टोटल कितना रखा है? अच्छा, अभी अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या है? पहले बात करेंगे ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है। इंडिविजुअली 5 मार्क दिया हुआ है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल एवरेज बाय सिंपल मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है समेशन एक्स बाई एन। हम पढ़े हुए हैं इंडिविजुअल सीरीज में, समेशन एक्स बाई एन। यहाँ पर एन कितना है? एन कितना सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5।
5 सब्जेक्ट है, समेशन एक्स निकाल देते हैं, 5 5 10 0, देन 1 6 1 7 7 7 14 14 8 22 22 9 31 9 40। तो टोटल कितना आता है, समेशन एक्स इज इक्वल टू 400। तो अगर हम सिंपल एवरेज इसका निकालते हैं 400 बाई 5 कितना निकलेगा 80। तो स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड 80% मार्क ऑन एन एवरेज। बात समझ में आ गया? इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज, जहां पर सारा सब्जेक्ट का वेट सेम है, इंपोर्टेंस सेम है। समझ में आ गया? अगर सारा सब्जेक्ट का इंपोर्टेंस सेम है, सबका वेट एक है, समझ में आ रहा है क्या? अगर सबका वेट एक है तो ये वैल्यू आएगा 80%, जिसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। ओके, नेक्स्ट और एक तरह का एवरेज है जिसको बोलेंगे वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज, सिंपल अरिथमेटिक मीन कितना आंसर आया 80% उसके रखा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इफ इट इज एग्रीड टू गिव डबल वेट टू अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, क्वेश्चन बोलता है अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स को डबल वेट दो देन आज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो अदर सब्जेक्ट के हिसाब से ये दोनों का इंपोर्टेंस ज्यादा है बेटा। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है, अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स। इसीलिए हम जब मार्क निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क, कोई बार +3 एडमिशन के टाइम में हम ये दोनों सब्जेक्ट को ज्यादा वेट देते हैं। अगर इसको ज्यादा वेट दिए और बाकी को कम वेट दिए, इसको कितना ज्यादा दिए उसको डबल दिए, बाकी का डबल दिए, तो इसका वेट अभी निकालेंगे। वेट मतलब इंपोर्टेंस, जिसको बोलेंगे W। बेटा W कितना है हम लोग पता कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टडी, कॉस्टिंग और इंग्लिश के मुकाबले ये दोनों को डबल वेट दिए। तो इसका मतलब बिजनेस स्टडी का वेट अगर 1 है, कॉस्टिंग का वेट भी 1 है, इंग्लिश का वेट भी 1 है, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट को जो डबल वेट दिए तो इसका वेट 1 का डबल हो जाएगा 2, इसका वेट भी 1 का डबल है 2, तो इसको डबल वेट दिए, बाकी को सिंगल वेट है। समझ में? इनके हिसाब से इनका इंपोर्टेंस डबल है। तो दीज आर वेट्स आर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स, इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक, ओके, रिसर्चर स्पेसिफिक। वेट आप सब्जेक्टिव, कंपनी वाइज, कॉलेज वाइज वो लोग वेट देते हैं। समझ में आ गया? रिसर्चर अपने हिसाब से सोचता है कौन सा सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट लेस इंपोर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या? उस हिसाब से वेट दिया। तो अभी हम इसका वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज निकालने के लिए मैं पढ़ाया था वेटेड एवरेज बेटा कैसे निकलता है। वेटेड एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, समेशन WX डिवाइड बाय समेशन W। तो ये x दिया हुआ है, W दिया हुआ है, अभी WX निकालते हैं। WX बेटा कैसे निकलेगा, W को x में मल्टीप्लाई कर दो, 90 को 2 में मल्टीप्लाई करो 180, 95 को 2 में मल्टीप्लाई करो 190, नेक्स्ट 80 को 1 में मल्टीप्लाई करो 80, 75 को 1 में मल्टीप्लाई करो 75, 60 को 1 में मल्टीप्लाई करो 60। तो अभी निकालेंगे समेशन W एंड समेशन WX। निकालो समेशन W कितना आता है, W का टोटल करो 2 2 4 2 1 5 1 6 1 7, तो समेशन W हो गया 7। समेशन WX 180 190 80 75 60 मिलाओ, आ जाएगा समेशन WX। समेशन WX कितना आया बेटा, इसको मिला दो, इसको मिलाने से समेशन WX आ जाएगा। समेशन WX इसको मिलाएंगे तो आता है 585। कितना आता है मिलाने से, 585। नाउ कैन वी कैलकुलेट वेटेड मीन। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, वेटेड मीन इज इक्वल टू समेशन WX डिवाइड बाय समेशन W। समेशन WX कितना है 585, तो हो गया दैट इज इक्वल टू 585 डिवाइड बाय कितना 7, समेशन W 7 बाय 7, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आपका आएगा 83.57। इसका मतलब अगर सिंपल एवरेज हम लेते हैं, वो स्टूडेंट कितना परसेंट रखा है, हम सोचेंगे 80% रखा है। लेकिन अगर वेटेड एवरेज लेते हैं, जहां पर क्या
ये दोनों सब्जेक्ट को, अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स को डबल इंपोर्टेंस दिया जाता है और बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से वहां पर ये आपका वेट आ जाता है 83.57। बचपन में आपका मार्क सब ये सिंपल एवरेज में आप पढ़े होंगे। जब बड़े होंगे +3 जाएंगे, पीजी जाएंगे, वहां पर मार्क वेटेड एवरेज में आता है। मार्क इसी तरह से सिंपल एवरेज में परसेंटेज नहीं आता है, आपका सीजीपीए आता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। वो जो सीजीपीए का कॉन्सेप्ट आएगा, आप जब बड़े होंगे तो पता चलेगा आप कितना मार्क रखेंगे, आप बोलेंगे 8.57 सीजीपीए। वो सीजीपीए का कॉन्सेप्ट सब कैलकुलेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। बेटा समझ में आ रहा है क्या? वहां पर बड़े +3 में, पीजी लेवल में हर सब्जेक्ट का इंपोर्टेंस एक नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट का इंपोर्टेंस कम होता है, कुछ सब्जेक्ट का इंपोर्टेंस ज्यादा होता है। उस हिसाब से आपका परसेंटेज ऑफ मार्क निकलता है। उस तरह का कैलकुलेशन ऑफ एवरेज को बोलते हैं वेटेड एवरेज। बेटा वेटेड एवरेज समझ में आ रहा है? सिंपल एवरेज में क्या होता है, सारा आइटम का वेट इक्वल है, लेकिन वेटेड एवरेज में कुछ आइटम मोर इंपोर्टेंट है, कुछ आइटम लेस इंपोर्टेंट है। वहां पर फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज का? एक ही फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज इज इक्वल टू समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन W। बात समझ में आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके बेटा, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब है। अभी नेचुरल नंबर के केस में कैसे अरिथमेटिक मीन निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं प्रॉब्लम को इंसर्ट करता हूं, फिर समझाऊंगा आपको हाउ टू कंप्यूट अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, फर्स्ट अभी हम पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। अभी क्वेश्चन कभी कभी आपका 1 मार्क शॉर्ट नोट आ जाता है, फाइंड द एम। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एम ऑफ 1 2 3 अप टू 10th टर्म। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका अरिथमेटिक मीन कितना है? बेटा एक वे है, सबको मिलाएंगे 10 में डिवाइड करेंगे, लेकिन इसका इस तरह का क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालने का। वो फॉर्मूला हम याद रख लेंगे, इजीली निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एम ऑफ लाइक 1 2 3 10 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला इज n प्लस 1/2। बेटा समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज n प्लस 1/2? n मतलब कितने नंबर से, प्लस 1/2। यहाँ पर n कितने नंबर से है बेटा? 10 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 10 फिगर है 1 to 10th टर्म तक दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 11/2, दैट इज इक्वल टू 5.5। डायरेक्टली हम निकाल दिए, हमको क्या नहीं करना पड़ेगा, ये सबको मिलाकर 10 में डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे n प्लस 1/2 और वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप ये ए समझ गए, कैन यू कैलकुलेट बी? बी में क्या दिया हुआ है पढ़ो, फाइंड द एम ऑफ 1 2 3 4 लाइक दिस अप टू हाउ मेनी टर्म? 20th टर्म। तो यहाँ पर 10th टर्म था n प्लस 1/2, 20th टर्म में भी वही फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2।
लेकिन यहाँ पर ए ने कितना है, कितने टर्म तक दिया हुआ है, पहले में 10th था, अभी इसमें 20th है, तो यह हो जाएगा 20 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 22/2, 22 नहीं 21/2, 21/2, तो 21/2 तो कितना आता है 21/2, तो देखेंगे 21/2 कितना आएगा बेटा, 21/2 10.5, कोई डाउट है, 10.5 समझ में आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड केस, बट ये थर्ड केस, फाइंड द एम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स या फर्स्ट 20 इवन नंबर, इसमें टोटल नंबर था, ऑड नंबर या इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या है रे, 1 3 5 6 5 7 इस तरह का ऑड नंबर से। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है पहला 20 ऑड नंबर का एम निकालो, ऑड नंबर मतलब फर्स्ट 1 3 5 7 9 इस तरह का कितना जाएगा 20 ऑड नंबर्स, 20 ऑड नंबर्स मतलब 20 मतलब कितना हो जाएगा, लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 39। बेटा ये तू बोले जैसा 20 है, ये सीरियली नहीं है रे, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से 20 जाओगे, लास्ट नंबर आएगा 20th नंबर आएगा 39। समझ में आ रहा है क्या, इसका क्या निकालने को बोलता है, मीन निकालने को बोलता है। इसका मीन इस सबको मिलाकर 20 में डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो एक अच्छा सिंपल वाला फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस एल बाई 2। समझ में आ रहा है, तुम बोले सर ये a प्लस एल क्या है, a मीन्स फर्स्ट नंबर, एल मीन्स लास्ट नंबर, ये क्या है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, पहला नंबर, बेटा यहाँ पर एक पहला नंबर कौन सा है, एक, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 1, ए लास्ट नंबर कितना है 39, तो 39, तो इसका मीन कैसे हो जाएगा, तो मीन कितने कैसे निकलेगा, ए प्लस एल बाई 2, ए है 1 प्लस 39/2, कितना आता है बेटा 1 प्लस 39 40/2 दैट इज इक्वल टू 20, डायरेक्टली निकल जाएगा। किसको समझ में नहीं आया थर्ड वाला, अगर थर्ड वाला समझ में आ गया, फोर्थ करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। वो कुछ नहीं है, वो कौन सा नंबर का दिया था, ऑड नंबर का दिया था, यहाँ पर बोला है फर्स्ट 20 इवन नंबर। बेटा इवन नंबर पहले शुरू होता है कहां से, 2 से, फिर जाएगा 4, फिर जाएगा 6, फिर जाएगा 8, फिर जाएगा 10, इस तरह से चलता जाएगा। फर्स्ट 20 मतलब कितने में होगा लास्ट वाला नंबर 40 में। इन सबका क्या पूछ रहा है, अरिथमेटिक मीन, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, ऑड में जो था वही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है a प्लस एल बाई 2, व्हाट इज ए मीन्स फर्स्ट नंबर, एल मीन्स लास्ट नंबर। बेटा यहाँ पर फर्स्ट नंबर कौन सा है 2 है, लास्ट नंबर कौन सा है 40 है, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 40/2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42/2 दैट इज इक्वल टू 21। बेटा ये सब क्वेश्चन 1 मार्क वाला शॉर्ट नोट में आता है, समझ में आ रहा है क्या, शॉर्ट नोट में ऐसे आ जाएगा, फाइंड द एम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, फाइंड द एम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट में हम एम का कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और एम चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्लाइड्स विथ। Okay friends,
So we will now discuss different use or applicability of arithmetic mean. I have told that arithmetic mean is the most commonly used average. It's used in everyday life. A student uses arithmetic mean to find its average mark. हम लोग बात करते हैं, बेटा तेरा कितना एवरेज आया, कितना मार्क आया, वो बोल रहा है मेरा 60% आया, इसका 70% आया, उसका 80% आया. वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो लोग एवरेज मार्क के बारे में बात कर रहे हैं या अरिथमेटिक मीन के बारे में बात कर रहे हैं. ए प्रोड्यूसर यूजेस अरिथमेटिक मीन टू फाइंड आउट इट्स एवरेज कॉस्ट. Similarly, a company uses arithmetic mean to find out average sales or average profit. ठीक है, एक कंपनी अरिथमेटिक मीन को यूज करता है एवरेज सेल्स या एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए. ओके, सिमिलरली ए फैमिली यूजेस अरिथमेटिक मीन टू फाइंड आउट इट्स एवरेज एक्सपेंडिचर. एक फैमिली में कितना एवरेज मंथली खर्चा होता है उसको निकालने के लिए वो अरिथमेटिक मीन यूज करता है. In cricket match, you will find arithmetic mean to find out average runs. Okay. Similarly, many cases in commonly day-to-day practice we use arithmetic mean. So arithmetic mean has huge application. Okay. Next we will discuss what are the merits of arithmetic mean. Next we will discuss what are the demerits of arithmetic mean. First point, what is merits? Merit means advantages. What are the merits or advantages of arithmetic mean? First, arithmetic mean is based on all items. बेटा all items का मतलब क्या है? जब भी हम arithmetic mean निकालते हैं वो सारा आइटम के ऊपर बेस होता है. सपोज x दिया हुआ है 10, 20, 30, इसका हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? पहले समेशन x निकालते हैं. समेशन x मतलब 10, 20, 30 सबको लेते हैं अरिथमेटिक मीन निकालने में. 30, 20, 50, 10, 60, 60 by 3 समेशन मीन हो गया आपका समेशन x by 3 that is equal to 60 by 3 that is equal to 20. इसका मतलब अरिथमेटिक मीन is based on all the observation. जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं सारा का सारा आइटम को कंसीडर करते हैं. लेकिन बहुत सारा एवरेज है जैसे मीडियन है, डेसाइल है, क्वार्टाइल्स है, परसेंटाइल है, वो सारा का सारा आइटम कंसीडर नहीं करते हैं. लेकिन अरिथमेटिक मीन एक ऐसा एवरेज है जो सारा का सारा आइटम को कंसीडर करता है. So this is the merits of arithmetic mean. Second merit of arithmetic mean is it is rigidly defined. Arithmetic mean का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला रिजिडली डिफाइंड. मीन इज इक्वल टू समेशन x by n. रिजिडली डिफाइंड, इट्स परफेक्टली डिफाइंड. इसमें कोई आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, वो एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसा नहीं है. इसका फॉर्मूला एक है, सबके लिए एक है. समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज रिजिडली डिफाइंड. So this is the second merit of arithmetic mean. Next, it is amenable to further algebraic treatment. Arithmetic mean use करके हम different और algebraic treatment करते हैं. Statistics में और बहुत tools techniques हैं जहां पर हम arithmetic mean का use करते हैं. So these are certain merits of arithmetic mean. Next हम बात करेंगे what are the demerits of arithmetic mean. What are the demerits of arithmetic mean? So first see, it cannot be accurately calculated in case of open-ended series. मैं बताया था open-ended series क्या है. open-ended series में क्या होता है, ऊपर वाला फिगर नहीं देता है, नीचे वाला फिगर नहीं देता है. सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है below 30, फिर दिया हुआ है 30 to 40, फिर दिया हुआ है 40 to 50, फिर दिया हुआ है 50 to 60, फिर दिया हुआ है 70 and above. इस केस में हम अरिथमेटिक मीन एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, हमको अज्यूम करना पड़ेगा. बिलो 30 मतलब 30 से कितना नीचे हम अज्यूम करते हैं. समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली 70 एंड अबव हम अज्यूम करते हैं. ये असम्पशन के ऊपर ही हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं. इस केस में बिना असम्पशन लिए हम इस केस में क्या नहीं निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल नहीं सकते हैं. वी हैव टू अज्यूम मेनी थिंग टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन. ओके, बिना असम्पशन का हम अरिथमेटिक मीन इस केस में नहीं निकाल सकते.
तो डिमेरिट्स ये एक अरिथमेटिक मीन का है, इट कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज। नेक्स्ट डिमेरिट्स है, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। बेटा एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? सपोज एक्स दिया हुआ है इस तरह का 1, सपोज एक्स दिया हुआ है 298, फिर 1, फिर अनदर 1, इसका मीन निकालो। इसका मीन कितना होगा? 298 प्लस 1 299 प्लस 1, समेशन एक्स आ गया 300, फिर इसका मीन निकालेंगे तो आ जाएगा मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। एन कितना? एन है 1 2 3 3 एन, दैट इज इक्वल टू 300 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 100। बेटा देखो ये जो 100 मीन आया, इज 100 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस सीरीज? क्योंकि एक वैल्यू एक है, एक वैल्यू एक है, एक एक को 100 रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन ये एवरेज 100 क्यों हो गया? एक फिगर बहुत बड़ा है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। ये एक्सट्रीम वैल्यू एक का एवरेज को उठाकर कितने तक ले गया? 100 तक ले गया। एक का एवरेज को उठाकर 100 तक लेने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये एक्सट्रीम वैल्यू जिम्मेदार है। तो डिमेरिट्स ऑफ एम है, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू इज एवरेज को अफेक्ट करता है। अभी लास्ट डिमेरिट पढ़ेंगे, इट इज मीन ऑफ qualitative data. What is qualitative data? Those data which cannot be expressed in term of numbers, that is known as qualitative data. जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, लव एटसेट्रा हम को बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा में हम एएम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ब्यूटी ऑफ ऐश्वर्या राय प्लस ब्यूटी ऑफ सुष्मिता सेन डिवाइड बाई 2 नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि दीज आर टू आर व्हाट? क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा में ये अरिथमेटिक मीन फेल हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? क्वालिटेटिव डाटा में अरिथमेटिक मीन, क्योंकि ब्यूटी दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं, ऑनेस्टी दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया? लव ऑफ योर मदर प्लस लव ऑफ योर फादर बाई 2 नहीं निकल सकता है। समझ में आ गया? दीज आर क्वालिटेटिव फिगर्स। इसके ऊपर हम अरिथमेटिक मीन अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। With this, we conclude our session, our discussion on arithmetic mean. Okay. Before discussing this, let me first request you to, before closing my session, I request you to subscribe to my channel. My channel is Commerce Forum. You can subscribe Commerce Forum channel, and if you want to see the videos in YouTube, you have to type business math / commerce forum and you will get all the lectures. Okay, and at last I tell, if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamishra@gmail.com. You can contact me at biswamishra@gmail.com. With this, I conclude my session on arithmetic mean. In the next class, we will discuss regarding harmonic mean. Okay, thank you all. Thank you for watching my video.